नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलाने वाले हैं जो कि 15 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती ने खेती को बिजनेस बनाए हुए हैं और लाखों का मुनाफा कर रहे हैं। और किसान साथियों, खेत से उत्पादित उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश में नहीं विदेशों तक जा रहे हैं। एक मिसाल है किसानों के लिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है खेती में कि हम उनको देख के, उनके विचार सुन के और उनके खेती में जो काम है उनको देख के हम समझ सकते हैं कि खेती कैसे की जाती है, खेती करने का तरीका क्या होना चाहिए और खेती को हम बिजनेस कैसे बना सकते हैं। तो यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और किसान साथियों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर ग्राम के पास में एक छोटा सा गाँव है करताज, वहां पर है और आज हम आपको मिलाने वाले हैं सर से। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं राकेश दुबे, कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म, करताज, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे कि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और करीबन 15 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो आपने प्राकृतिक खेती कब से स्टार्ट की और आपका क्या विचार आया कि हमें प्राकृतिक खेती करना चाहिए? जी हाँ, वैसे तो मैं सन 1987 से खेती कर रहा हूँ। केमिकल फार्मिंग काफी की मैंने और काफी कुछ उसमें अचीवमेंट भी पाए, लेकिन उन अचीवमेंट को देखते हुए समझ में आया कि नहीं, ये खेती हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। पिताजी का बड़ा मेरे ऊपर प्रभाव रहा, उनकी जो सोच थी उसको देखते हुए हम पहली बार 2 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग में घर के पीछे शुरुआत की और उससे मिलने वाले फायदे, लोगों द्वारा हम मांगे जाने वाले हमारे उत्पादों को देखते हुए हम फिर मास्टर प्लान बनाते गए। 2 एकड़ से 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़। 2011 में हमारी जैविक खेती की शुरुआत हो गई थी और 2016 में हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में पहुंच गए। एमपी सोका से हमने अपने फार्म को सर्टिफाइड तो अभी अपन कितने एरिया में कर रहे हैं? ये लगभग 42 एकड़ में हमारी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड खेती है। 42 एकड़? हाँ, और लगभग 8 एकड़ कन्वर्जन में है अभी। अच्छा, मतलब कि आने वाले समय वो भी हो जाएगा। हाँ, सर्टिफाइड हो जाएगी। तो सर, जैसे कि आपने जब प्राकृतिक खेती चालू की तो कुछ समस्याएं भी आई होंगी? पर्याप्त समस्याएं आई, जैसे कि वो इतनी भयानक समस्याएं थी, बड़ी खुली बात मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत के 3 साल ऐसे थे कि शायद हमें लगता था कि हम अपनी घाटे की भरपाई 1-2-4 एकड़ जमीन बेच के ही कर पाएंगे। इतना ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उस समय हमें ना कोई बताने वाला था और ना ऐसे संसाधन उपलब्ध थे, ना कोई चेकआउट प्लान था हमारे पास में कि खेती क्या करना है, कैसे करना है, किस फसल, क्या फसल चक्र होना चाहिए, किस फसल के ऊपर कौन सी फसल होना चाहिए। तो उस समय जैविक खेती का मतलब था कि आज से फर्टिलाइजर बंद, सभी प्रकार की चीजें बंद, केवल बीज बो और केवल काटो। तो उस समय 40-50 एकड़ में हमने 70-80-100 कुंटल अनाज पूरा निकला था, जो कि उसके लगाने, बोने, काटने एक बड़ी समस्या है आज के समय में, क्योंकि किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तो जाता है बट लेकिन इसके जो पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस कर देता है और उससे घाटा भी होता है। तो हमारे किसान भाइयों को आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि प्राकृतिक खेती यदि कोई कर रहा है या करना चाह रहा है या आ रहा है प्राकृतिक खेती में, तो किस किस बात पर विशेष ध्यान रखे? सबसे पहले तो सीधी बात है कि आप उसको केमिकल फार्मिंग से कंपेयर मत कीजिए। जैविक खेती में हम पौधे को उसकी नेचुरल ग्रोथ के लिए बढ़ाते हैं, जो प्रकृति ने उसको दी है। जिस तरीके से हम एक इंसान 6 फुट के होने के लिए बने हैं, अगर 200-300 किलो के बनेंगे, सुमो पहलवान बनेंगे तो कुछ गलत होगा। तो बस ऐसे ही जैविक खेती में है। ये गन्ना अगर लगा हुआ है तो ये 10 से 12 फुट का होने के लिए है। 18 फुट के लिए होने के लिए काम करेंगे तो कोई एक्सटर्नल ऐसे फोर्सों का काम करना पड़ेगा जो इसके लिए, हमारी मिट्टी के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए उचित नहीं है। जैविक खेती की अवधारणा सीधी सीधी बात। तो जैविक खेती के लिए बहुत पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको एक सामान्य बढ़वार के लिए तैयार रहना चाहिए। सर ने बताया कि प्राकृतिक खेती में हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम बात करें फर्टिलाइजर की, तो केमिकल में तो बहुत से फर्टिलाइजर हैं फसल को ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के लिए। तो प्राकृतिक खेती में क्या मुख्य जो फर्टिलाइजर हैं वो किसान के पास में होना चाहिए या क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? जैविक खेती में मेरा सोच, जैविक खेती कह लीजिए आप, नैसर्गिक, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, गो आधारित, ये सभी कुछ एक ही के अंदर आते हैं। मेरा सोचना सबसे पहले ये है कि हम जब खेती करने जाते हैं, खेत के अंदर उतरते हैं, तो जब हमने खेत को बीज दिया है तो हमारा हक वापस बीज अकेला लेने का है। हमारे खेतों पर, खासकर मेरे खेतों पर, फर्स्ट प्रायोरिटी है 100% रेस्ट मैनेजमेंट।
खेती से निकलने वाला कोई सा भी अवशेष पदार्थ वो खेती और मिट्टी का पहला हक है, उसे वापस ज्यों का त्यों दिया जाना चाहिए। हम आज भी जैसे मक्का लगाते हैं 100% कड़वी खेत में मिलाएंगे, ये गेहूं लगा हुआ है 100% केवल हमने हार्वेस्टर ऐसा चलाया हुआ है कि केवल ऊपर ऊपर हमने बालें काट ली और सारा का सारा हमने मतलब कि दाना निकल आया, बाकी जो बाकी है वो सब पूरा कुछ खेत में। लोग इसमें दावे करते हैं कि अगर हम सारा कुछ यहाँ मिला देंगे हमारे पशु क्या खाएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ, जैसे मेरा गणित है कि ये 45 एकड़ जमीन के साथ हम अन्याय क्यों करें। हम 1 एकड़ में अपने पशुओं के लिए चारा लगा लें और उससे उसका चारा कर लें, लेकिन बाकी के जो 50 एकड़ में 49 एकड़ जमीन है उसका सारा ट्रैश उसको वापस दें। हम यहाँ पर 100% ट्रैश बिना आग लगाए पूरे खेत को ज्यों का त्यों वापस कर रहे हैं। गन्ने की पत्ती में भी मतलब कि 100% इवन हम अपने खेत के अगोले भी पशुओं के लिए नहीं जाने देते। अच्छा। 100% पत्ती, अभी आप ये बेड अगर खोलेंगे, ये आप देखें इन बेडों के अंदर पूरी पत्ती दबी हुई है। अच्छा। अब ये डिकम्पोज 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर हो जाएगी। और हमारी कमाई की बात करें तो हम 0.2% ऑर्गेनिक कार्बन से शुरू हुए थे और 1.1, 1.2 और 1.3 तक हम ऑर्गेनिक कार्बन अपने खेतों का लेके आए हैं। यही हमारी जैविक खेती की कमाई सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में यदि हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो 0.3 के नीचे ही आ रहा है आज के समय में, तो बहुत जगह बड़ी समस्या है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए यदि हम इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो आसानी से हम ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया, और अपनी खेती को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। सर आगे अपन बढ़ते हैं तो फर्टिलाइजर में एक तो आपने मैनेजमेंट बता दिया कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो होना चाहिए, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए? इसके बाद दूसरी बात है गोबर की खाद। जी, गोबर की खाद जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अपने खेतों को दे सके, हम तो गोबर का उपयोग करना चाहिए। मेरे पास भी 6-7 पशु हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने एक सिस्टम डेवलप किया। गांव से लोगों से हम रोज पर डे गोबर खरीद होती है। अच्छा। हाँ, किलो के हिसाब से रोज गोबर बिकता है। कितने रुपए केजी खरीदते हैं? 60 पैसे से 80 पैसे किलो तक हम गोबर खरीदते हैं और साल भर में हम लगभग 100 से 120 ट्राली के करीब गोबर हम खरीद लेते हैं। हमने इकोलॉजी पे विश्वास किया हुआ कि अगर ग्रिप्स भी आती है तो वो अपने कुछ काम करने के लिए आई है। अच्छा। हाँ, अगर दीमक आ रही है तो वो अपना कोई काम करने के लिए आई है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने। अगर हमारे खेत में इतना बायोमास है कि उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन है तो वो मृत भोजी है, वो हमारे जिंदा पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसे हम गोबर का उपयोग करते हैं, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, कई प्रकार की खलियों का उपयोग करते हैं। खली में जैसे कि खली में सरसों खली और हमारे यहाँ महुए की खली, गुली की खली, जो अखाद्य खलियां हैं जो पशु नहीं खाते, वो काफी सस्ते रेटों में हमें मिल जाती है। तो जब तक इसके लिए और जागरूकता नहीं आती हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। अभी कोई उनको ले जा नहीं रहा तो हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर कि पेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए, तो इस पे आपका क्या विचार है? मेरा पेस्ट मैनेजमेंट पर यह है कि बहुत बड़े नुकसान उठाने के बाद हम इन बात पे पहुंचे कि हम उन फसलों को करें जिन पे पेस्ट कम आते हैं। जी। नंबर दूसरी बात, ओवर नाइट्रोजन के डोज ही आपके पेस्ट को बुलाते हैं। अच्छा। अभी यहाँ पर मूंग नहीं है, मूंग का खेत दूर है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। नेचुरल ग्रीनरी है उसमें। जी। हार्ड ग्रीनरी, ब्लैकिश ग्रीनरी, ये जब भी खेत में होगी आप पीजीआर का यूज करेंगे, आप कई प्रकार के ऐसे खाद, नाइट्रोजन खाद जो कि पत्तियों के अंदर गहरा कालापन लेके आते हैं, वो उससे होने वाला वेपराइजेशन तुरंत कीड़ों को बुलाता है। हमारे इन गन्नों के अंदर पिछले 10 साल से कभी किसी प्रकार के स्प्रे नहीं गए हैं पेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर। तो आप कहीं पर आपको कोई चीज, कोई अर्ली शूट बोरर, टॉप शूट बोरर, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि जब उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो अंडा देने नहीं आएंगे, बच्चों को पालने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बच्चे पालेंगे नहीं। नाइट्रोजन की जहां पर अधिकता होगी वो प्राकृतिक तौर से हो या फर्टिलाइजर तौर पे हो, रासायनिक तौर पे हो, अगर नाइट्रोजन बढ़ेगा पौधा मीठा होगा, बच्चों को लेके आएंगे, सकिंग पेस्ट आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। उसके अलावा नीम तेल हमारे लिए बेस्ट है और हर 15 दिन में हम यहाँ वहां से जब भी जरूरत पड़ती है, वैसे हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पूरा सीजन निकल जाता है हमें पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, हमने अपने अंदर एक भावना भी तैयार की है इसके लिए कि हम खेत में निरीक्षण कर रहे होते हैं तो एक भाव लेके घूमते हैं कि नहीं, अगर ये 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट में एक इल्ली है तो हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते, वो कितना नुकसान करेगी, उससे ज्यादा हमारा स्प्रे नुकसान कर देगा।
तो हमने उसके लिए एक 2%, 1% का एक मद अलग रखा हुआ है कि उससे नुकसान होते हुए भी अगर हमें बाकी चीज बच रही है तो उससे छेड़छाड़ नहीं करना। जी। तो पेस्ट मैनेजमेंट का हमने समझा कि किसान अधिकता यदि नाइट्रोजन पर लाता है, फसल में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन डालता है, तो उससे पेस्ट आकर्षित होते हैं और वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हमें अपनी फसलों में पेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्प्रे करना पड़ता है। तो सर ने बताया कि हमें अतिरिक्त मात्रा में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी है अपनी फसलों में जिससे कि वो हमें नुकसान का कारण बने। सर अब बात करते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट के बाद से बात आती है कि खेत की तैयारी भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब किसान क्रॉप लगाने जाता है तो वो उसके मन में रहता है कि हम खेत तैयार कैसे करें कोई भी क्रॉप को लेके। बिल्कुल। खेतों को आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, हम कभी मट्टी पलटने वाले हल का उपयोग नहीं करते। हम तोता कल्टीवेटर का यूज करते हैं, ऊपर की मट्टी ऊपर रखते हैं, नीचे की नीचे रखते हैं। हमें पता है कि हमने ऊपर की 6 से 9 इंच की मिट्टी पिछले 20 साल की तपस्या में इसको बनाया है और एक पलटी प्लाऊ लेकर हम सीधे 1 फुट नीचे उसे कर देते हैं और अनुपजाऊ मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। अब आपने जब 50% दोनों मिट्टियां कर दी तो इसको बनने के लिए फिर 10 साल लगेंगे। तो जहां पर हमारा उत्पादन होना है वो जगह हमारी फसल अवशेषों से भरी हुई है, वो हमारी प्राकृतिक खादों से भरी हुई है, तो हम ऊपर के ही हिस्से पर काम करते हैं, कभी भी मिट्टी को पलटाने के लिए काम नहीं करते। और दूसरी बात, कभी भी खेत में अलग अलग समय पे जब तक खेत 15 से 20 दिन तप नहीं जाता, ठंड के दिनों में क्योंकि उस समय कम होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में आखा तीज की पूजा के बाद ही हमारे कोई भी हल हमारे खेत में आते हैं। क्योंकि हमारी सोच ये है कि अगले 9 महीने तक, अभी जून से लेके तो मार्च तक ये हमारे खेत लगातार गीले रहने वाले हैं। ऊपर सारी जड़ें होंगी तो सारे हमारे बैक्टीरिया या जितना भी हमारा इकोसिस्टम है उनके सारे कैरियर्स ऊपर के तह पे होंगे। जैसे जैसे इसकी आखा तीज तक नमी नीचे उतरती जाएगी, हमारी सारी कॉलोनीज नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, सारे बैक्टीरिया की। और जब हमारी कल्टीवेटर के पंजे या कुसिया की हद से वो नीचे चले जाएंगे, तब हम इस खेत की जुताई करेंगे, जिससे वो सूख के खत्म ना हो। अभी वो 9 इंच नीचे जाके गीली मिट्टी में उनने अपनी कॉलोनी बनाई हुई है और जैसे ही पहला पानी गिरेगा और वो एक्टिव हो जाएंगे और सारे ऊपर आ जाएंगे। तो खेत की तैयारी भी इस तरीके से यदि करता है किसान, तो उसको जो आज हम देख रहे हैं कि भारी और बड़े बड़े ट्रैक्टर का यूज अपने खेत में करना पड़ रहा है, गहरी जुताई करनी पड़ रही है, तो यह सारी समस्याएं नहीं होंगी। बस खेती का हमें सिस्टम समझना है कि खेती हम किस तरीके से कर रहे हैं। आज के समय में हमने खेती का जो पैटर्न बदला है उसको लेकर ही हमें हमारी जो समस्या है वो बढ़ती जा रही हैं। तो जैसा कि सर पिछले कई सालों से प्राकृतिक खेती में काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बताया, तो अब हम बात करते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होनी चाहिए सर। क्रॉप रोटेशन के लिए हमने कोशिश की हुई है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, जनरल किसान एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि जब खेत में पिछले 10 साल से चना नहीं बोवो तो इस साल फट परो। मतलब इस साल इतनी बड़ी फसल हुई है कि उसका कारण ये है, उस कहावत के अंदर बात ये है कि पिछले 10 साल से हमने चना नहीं बोया। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे पास में रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों फसलों में मिलाकर लगभग 40 प्रकार की फसलें हैं। जमीन तो हमारे पास बहुत कम, हम 40 फसलों का रोटेशन क्यों नहीं करते और क्यों नहीं हम एक फसल का चक्र 8 साल बाद या 10 साल बाद आने दें, हमें किसी फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि 10 साल बाद किसी खेत के ऊपर अगर ऐसी फसल बोई जाएगी जो 10 साल से नहीं बोई गई, तो उसको किस फोर्स की जरूरत है पैदा होने के लिए, वो अपने आप होगी। हम कोशिश करते हैं कि लगभग 16-17 प्रकार की फसलें तो हम फिर भी रोटेशन रखते हैं। थोड़ा हमारा रोटेशन गन्नों में जरूर कम हो जाता है, बाकी दूसरी फसलें हमारी क्रॉप रोटेशन में रहती हैं। दलहन है तो झकरा जड़ है, झकरा तो मूसला जड़ है, ये हम आपस में बदलते रहते हैं। तो जैसे कि कोई भी किसान प्राकृतिक खेती स्टार्ट कर रहा है, तो क्या है कि उसको स्टार्टिंग में कौन सी क्रॉप पे जाना चाहिए जिससे कि उसको समस्याएं कम आए? कोई भी व्यक्ति जो जैविक खेती आदि में जा रहा है, नाइट्रोजन बेस्ड जो क्रॉप्स हैं उनको शुरू के 3 साल नहीं लगाना चाहिए। वो केवल दलहन पे काम करे। दलहन 3 साल तक हमेशा सिद्धांत ये होना चाहिए कि हम जिस दिन हमारी फसल थोड़े से, मैंने अपने खुद के कुछ नियम बनाए हुए कि हम जिस दिन फसल कटे उस दिन हमारे खेत साफ हो। उसके फसल कटने के 8 दिन पहले हम खेतों की सफाई कर लें, तो दलहन खेत में छूटी हुई जड़ें अगर अंदर रहे
और उसके ऊपर हम दूसरी क्रॉप बो देते हैं, तो कई बोरी, कई डीएपी फर्टिलाइजर, डीएपी, पोटास, यूरिया, इन सब से ज्यादा फर्टिलाइजर उस जड़ के अंदर दबा हुआ है। आप जीरो टिलेज बोनी कर देखिए, जिसमें पुराने फसल के अवशेषों से छेड़छाड़ ना की गई हो, आप देखिएगा कि बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि इनिशियल स्टेज में धान को अवॉइड किया जाना चाहिए, गेहूं को अवॉइड किया जाना चाहिए, मक्के को अवॉइड किया जाना चाहिए, जो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मांग रहा है। किसान के लिए तो बात यह है कि वो जिन फसलों में यूरिया का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है, उनको शुरुआत के 3 साल आप मत लगाइए, चौथी साल में बिना यूरिया के आप कर लीजिए, वो होगा। अच्छा, तो ये बात भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान भाई क्या है, प्राकृतिक खेती में जाते हैं और ऐसी फसलों को लगाते हैं, फिर उनको समस्या, तो हमें इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी देने वाले हैं, दे रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। अभी आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सर, आप मुझे ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं आपके खेत के चारों तरफ मेड़ों पे जो बाउंड्रीज दिख रही हैं, पेड़ दिख रहे हैं, तो इसका क्या है, ये कौन से पेड़ हैं और किस तरीके से आपने इसको मैनेजमेंट किया है? ये अभी जो आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये खमेर का पेड़ लगा हुआ है जी। खमेर मतलब जैसे गंभारी कहते हैं, और बॉटनिकल नेम है इसका मेलिना अर्बोरिया। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि लकड़ी होती है वो सफेद कलर की होती है। तो अभी जो सफेद फर्नीचर, खेल के सामान, जिसमें हॉकी बैट और ये सब चीजें बन रही, वो सब चीजें, और कार्विंग मतलब मूर्ति कला, कास्ट कला के लिए जो लकड़ी उपयोग होती है वो यही होती है। अच्छा। इसकी कीमत आज के समय में कुछ मामलों में, कुछ जगह पर, कुछ डाया अगर ले लेते हैं आप, तो सागौन से भी ज्यादा है। अच्छा। दूसरी बात यह है, इसको लगाने के लिए किसी को आपकी परमिशन नहीं लेना है, काटने के लिए, परिवहन के लिए किसी की परमिशन नहीं लेना। चौथी बात, इसके नीचे भी अभी आप देखेंगे बिल्कुल मेड़ की कगर से देख रहा हूँ कि छांव भी, फसल, खेत पे भी छांव, हाँ, फसल बिल्कुल आखिरी कूड़ तक होगी। और अभी जो इस सेशन में है, मेरे पास में जो हाईएस्ट, मेरे 9 साल हो गए मुझे लगाते हुए, लगभग 20,000 पौधे हमने अपने पूरे फार्म पर तैयार किए हैं। इसके जो हाईएस्ट गर्त का पौधा है, वो एक पौधे की कीमत 7,000 रुपया है, एक पौधे की। हाँ, हमने अभी कुछ कलकत्ता के व्यापारी आए थे, जो इसका कैलकुलेशन करवाया था हमने, तो जो हाईएस्ट हमारे पास गर्त आई है 8 साल में, उसकी कीमत 7,000 रुपया है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे ये 1.5 एकड़ का प्लॉट है, मैं कैलकुलेशन किसानों को, भाइयों को इसलिए देना चाहता हूँ कि एक बात सोचने के लिए मजबूर हो जाए। चारों तरफ की मेड़ पर 135 पेड़ लगे हैं। अगर एक पेड़ आपने खुदा ना खास्ता, वो 7,000 कह रहा, हम कहता 3,500 का भी बेच लिया, तो आप कैलकुलेशन करिए, इस खेत की कीमत के बराबर पेड़ होंगे। बिल्कुल। तो ये हमारा कुछ नहीं ले रहा है, ना दे वो कीमत, लेकिन इनको तैयार करने से ये है कि ये आज से 20 साल बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ी रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट होगा। वो अपना खुद खा रहा है, ना उनको खाद चाहिए, ना उनको पानी चाहिए, ना वो आपका कोई नुकसान कर रहा है। तो मेरा सोचना ये है कि किसान के पास कोई सी भी ऐसी जगह कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा कल्टीवेटर, यहाँ पर कल्टीवेटर का जो पंजा या कुसिया है वो नहीं आता, तो मुझे यहाँ पर एक पौधा लगाना चाहिए। आप जल्दबाजी ना करें, आपको भविष्य में इसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलना है। और इसकी एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं कि अभी हमारे पास एक ऑफर आया है किसानों को उत्साहित होने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बैंक की योजना है, कार्बन क्रेडिट के लिए 2 एजेंसीज ने हमसे संपर्क किया हुआ है। ये सारे पौधों से कितनी ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है वो मेरे क्रेडिट में आएगी। उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं कि मैंने पूरे विश्व को या पृथ्वी को इतनी ऑक्सीजन वापस दी। वर्ल्ड बैंक इसके लिए आपको पैसे देता है। अच्छा। तो अगर ये योजना बहुत अच्छे से फलीभूत होती है, मैं यहाँ पर खेतों में आग नहीं लगाता और कार्बन तैयार करता हूँ, खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाता हूँ और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता हूँ, तो मुझे शायद ये इतना रिटर्न देंगे कि कभी मैं इनको काटने की सोचूंगा भी नहीं। सही बात है। इसके अलावा तीसरी बात आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथी लोग लगे हुए हैं, इसकी फल की बिनाई हो गई। अच्छा, इसका फल, सीड? हाँ, इसके सीड जो है वो बीन रहे हैं, वो लगे हुए हैं लोग। हाँ, इसकी अभी नर्सरी डालेंगे। हमारे यहाँ से नर्सरी प्लांट्स किसानों के पास में भी जाते हैं और बीज भी इसका बिकता है। अच्छा। हाँ, 6,000 से 7,000 रुपए कुंटल इसका सीड है। सीड जाता है। हाँ, तो ये बिनाई भी हो रही है, तो उसके साथ ये सीड मतलब कि कितने साल बाद देना लगता है, मतलब बीज? नहीं, अभी डालेंगे हम। नहीं, जैसे कि जो तीसरी साल से सीड आने लगता है। तो ये भी है मतलब कि आपकी अर्निंग जो है वो तो हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो किसान भाई हमें इस तरीके से भी मैनेजमेंट करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं कि आगे चल के प्राकृतिक खेती में और कैसे कैसे मैनेजमेंट रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो हम इसको 2 पार्ट में आपको बताएंगे।